नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग अंडरस्टैंडिंग इंडिया पे चर्चा करेंगे। अंडरस्टैंडिंग इंडिया के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है एनईपी 2020 के तहत जो ग्रेजुएशन 4 साल का कर दिया गया है, उसमें एक नया पेपर अंडरस्टैंडिंग इंडिया रखा गया है। उस अंडरस्टैंडिंग इंडिया के पाठ्यक्रम को 9 भागों में बांटा गया है, जिसमें जो दूसरा भाग है यूनिट 2 है, उसमें साहित्य एवं शिक्षा रखा गया है पाठ्यक्रम में। तो साहित्य एवं शिक्षा में हम लोगों ने साहित्य के विषय में चर्चा कर ली थी, बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझा था और इसकी पूरी क्लास हो चुकी थी। शिक्षा के अंतर्गत हम कुछ शिक्षा केंद्र शिक्षा संस्थान के विषय में पढ़ेंगे, जिसमें से तक्षशिला विश्वविद्यालय के विषय में भी पढ़ना है। और तक्षशिला विश्वविद्यालय हमारे पाठ्यक्रम में यूनिट 2 के अंतर्गत अंडरस्टैंडिंग इंडिया के अंतर्गत तक्षशिला विश्वविद्यालय को पाठ्यक्रम में सिलेबस में रखा गया है। तो आइए आज के क्लास में हम लोग तक्षशिला विश्वविद्यालय पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय क्या है। ये एक सबसे प्राचीन शिक्षा संस्थान है, इसके बारे में आज पूरी डाटा जानेंगे। आप बने रहें मेरे साथ, आपका एक एक विषय जो है पूरी तरह से क्लियर का हो जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहें, कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। तो आइए आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे तक्षशिला विश्वविद्यालय, है ना। तक्षशिला तक्षशिला एक सबसे विश्व का प्रथम शिक्षा संस्थान है। विश्व का प्रथम शिक्षा संस्थानों में से इनका भी नाम आता है और कहा जाता है कि ये विश्व का प्रथम शिक्षा संस्थान है। प्रथम शिक्षा संस्थान है। ध्यान देंगे तक्षशिला किसी किसी पुस्तकों में ये इस बात के विषय में बताया गया है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय का जो निर्माण है वो कौन है, तो भगवान श्री राम के जो भाई भरत हैं, भगवान श्री राम के जो भाई भरत हैं, उनका पुत्र का नाम तक्ष था। और कहा जाता है कि तक्ष ने ही यहाँ पे एक शिक्षा संस्थान का उद्घाटन किया था, इसीलिए इस का नाम जो है तक्षशिला पड़ गया। तो भगवान श्री राम के जो भाई भरत थे, भरत का पुत्र का नाम तक्ष था और तक्ष के द्वारा इस शिक्षा संस्थान का उद्घाटन किया गया, उनके द्वारा स्थापित किया गया, इसीलिए इस संस्थान का नाम तक्षशिला पड़ा। अभी जो भी जानकारी हम प्राप्त करेंगे उन जानकारी के विषय में मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि ह्वेंसांग एक चीनी यात्री हुए हैं। ह्वेंसांग एक चीनी यात्री मतलब चीन से आए हुए एक यात्री ही, इतिहास में इसका वर्णन बहुत है। ह्वेंसांग चीन से भारत भ्रमण करने के लिए ह्वेंसांग आए थे और ह्वेंसांग भारत के जो प्रमुख शिक्षा संस्थान था, उन शिक्षा संस्थानों का भ्रमण ह्वेंसांग ने किया और इन शिक्षा संस्थानों के विषय में अपनी पुस्तक में वर्णन किया था। तो उसी के आधार पर हम कुछ यहाँ पे जो भी जानकारी हम आपको देंगे, तो ह्वेंसांग एक चीनी यात्री ने जिस प्रकार से वर्णन किया, तक्षशिला विश्वविद्यालय के विषय में बताया है और नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में बताया है, तो ये ह्वेंसांग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आइए तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक एक बिंदुओं पर बात करेंगे, एक एक बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात कि तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम शिक्षा संस्थान था। तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम शिक्षा संस्थान था। यहाँ पे बड़े बड़े लोग पढ़ने के लिए आते थे। ये विश्व का प्रथम शिक्षा संस्थान था। पहले ये शिक्षा संस्थान था, पहले क्या था, ये एक शिक्षा संस्थान था।
लेकिन धीरे धीरे समय परिवर्तन होने के बाद ये विश्वविद्यालय कहा जाने लगा। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी। पहले क्या थी? गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी। पहले स्कूल, कॉलेज, हाँ, ये सारी कोचिंग, ये सब सारी कुछ नहीं थी। ये सारी सुविधाएं, ये सारी व्यवस्थाएं पहले कुछ नहीं थी। पहले गुरुकुल सिस्टम, है ना, गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी। लोग पढ़ने के लिए 12 वर्ष के बाद लोग पढ़ने के लिए जंगल जाते थे, और वहाँ पे जो टीचर होते थे, जो शिक्षक होते थे, जो गुरु होते थे, आश्रम रखते, वहाँ आश्रम बना के रखते थे, और सभी जो विद्यार्थी वहाँ पढ़ने जाते थे 12 वर्ष के बाद, और लगभग वहाँ वहीं पे रहते थे, और सारा जो वहाँ काम भी करते थे। आश्रम का जो छोटा मोटा काम है, जैसे गाय पालन करना, इधर उधर खेती करना, हल्का फुल्का, जैसे आश्रम में खाएंगे क्या, वहीं खाना, वहीं पढ़ना, वहीं काम करना, वहीं अनाज उपजाना, फिर वही उसी अनाज को खाना है। ये सारी प्रक्रिया पहले गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी। तो सबसे पहले ये जो तक्षशिला था वो उसी प्रकार का कुछ केंद्र था। वो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का ही कुछ एक स्वरूप देखने को मिलता था। लेकिन धीरे धीरे समय परिवर्तन के बाद ये जो तक्षशिला है अंततः लास्ट में विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तन कर दिया गया, है ना। क्या, किस रूप में? विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तन कर दिया गया। अगर हम समय की बात करें, तो समय की अगर हम बात करें तो जो विश्वविद्यालय, जो तक्षशिला का समय जो है, आप देखिए समय के विषय में आप लगभग मान के चलेंगे, समय के विषय में आप लगभग मान के चलेंगे 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व कहेंगे, 6ठी शताब्दी कहेंगे, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, तो ये बिल्कुल फैक्ट है। तो आप 5वीं, 6ठी, 7वीं शताब्दी, लेकिन एक एग्जैक्ट आंसर तो नहीं कर सकते, लेकिन 7वीं शताब्दी, लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व इनका समय था, ये आप लिख देंगे, है ना। इनका समय कहने का मतलब इस शिक्षा संस्थान, ये जो तक्षशिला जो विद्यालय था, इसमें इसका जो समय था वो लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व था। मतलब ये जो तक्षशिला था वो विश्वविद्यालय के रूप में 5वीं से 6ठी 7वीं शताब्दी, लगभग 6ठी 7वीं शताब्दी के आसपास ये विश्वविद्यालय में परिवर्तन किया गया था। कहने का मतलब धीरे धीरे ये प्रचलन में आ रहा था। और स्थान की अगर हम बात करें तो गांधार का नाम आप लोगों ने सुना होगा। गांधार नरेश की पुत्री थी गांधारी, और गांधारी की पुत्र गांधारी का पुत्र था दुर्योधन। ये चूँकि वो गांधार से आई थी, है ना, गांधार नरेश, गांधार एक जगह का नाम था, ये वही गांधार साम्राज्य की राजधानी थी तक्षशिला, है ना। वो जो गांधार जो अभी पाकिस्तान में है, उस गांधार प्रदेश की राजधानी तक्षशिला थी, और जो अभी वो तक्षशिला अभी कहाँ है? अभी पाकिस्तान में है। बात समझ आ रही है? तो अगर क्वेश्चन आए कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है वर्तमान समय में, अभी भी ये विश्वविद्यालय है, तो ये पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान के कहाँ? गांधार में। गांधार की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला है। और ध्यान देंगे यहाँ पे हिंदू और बौद्ध, ये दो जो संप्रदाय हैं, इनका एक प्रमुख संस्थान था। हिंदू और बौद्ध का यह एक प्रमुख संस्थान था। हाँ, हिंदू और बौद्ध का एक प्रमुख संस्थान केंद्र था ये तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो अभी तक हम लोगों ने समय, स्थान, हिंदू और बौद्ध, ये दो जो संप्रदाय हैं उनका एक प्रमुख बिंदु था। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ हिंदू लोग भी पढ़ते थे, और यहाँ जो बौद्ध संप्रदाय से जो संबंध रखते थे, संबंधित थे, वो भी उनके लिए भी यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। एक इसके विषय में एक बात है यहाँ पे कि यहाँ एक ब्राह्मणवादी शिक्षा का केंद्र था। ब्राह्मणवादी शिक्षा का केंद्र कहने का मतलब पहले क्या होता था कि पहले 4 तरह के लोग होते थे। पहले 4 तरह, मनुष्य को 4 वर्णों में बांटा गया था।
पहले मनुष्य को 4 वर्णों में बांटा गया था। पहला है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण थे। मतलब मनुष्यों को उसके कर्मों के आधार पर 4 वर्णों को में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये शिक्षा जो था क्षत्रिय, अभी अभी जो पहले जैसे ये जो 4 वर्ण व्यवस्था है, इसको लोग जाति के आधार पर लोग बांटते हैं। बोले नहीं ये शूद्र जात का है, शूद्र के यहाँ जन्म लिया तो शूद्र जात का नहीं, कर्मों के आधार पर बांटा जाता है। लेकिन ये आज दिन प्रतिदिन गलत परिणाम देखने को मिल रहा है। तो इसका कारण ये है कि लोग इसको जात के आधार पर मानने लगते हैं। नहीं, ये कर्म के आधार पर, कोई कर्म से ब्राह्मण होता है, कोई कर्म से क्षत्रिय होता है, कोई कर्म से वैश्य होता है और कोई कर्म से शूद्र होता है, जन्म से नहीं, कर्म से। बात समझ आ रही है? तो ये जो तक्षशिला था वो ब्राह्मणवादी शिक्षा केंद्र था। मतलब जो ब्राह्मण होते थे वही जाकर के अध्ययन करते थे, क्षत्रिय वहाँ पे अध्ययन नहीं करते थे। क्षत्रिय भी अध्ययन करते थे, लेकिन वहाँ पे जो ये तक्षशिला विश्वविद्यालय था, तक्षशिला जो शिक्षा केंद्र था, ये ब्राह्मणवादी शिक्षा केंद्र था। यहाँ पे अधिकतर ब्राह्मणों की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर अधिकतर ब्राह्मणों की शिक्षा दी जाती थी। और मैं बता दूं तो वहाँ पे ये बात हो गई कि वहाँ ब्राह्मणवादी शिक्षा केंद्र था। और नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम चर्चा करें तो अभी क्या होता है कि किसी भी स्कूल में एडमिशन कराने के लिए, किसी भी कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए किसी तरह का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया जाता है, एक टेस्ट एग्ज़ाम दिया जाता है, या आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाता था। तो लेकिन अगर हम तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो वहाँ पे एडमिशन कराने के लिए, वहाँ पे पढ़ने के लिए किसी प्रकार की कोई प्रवेश परीक्षा, एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता था। प्रवेश परीक्षा, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है उसके लिए वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता था। नो एंट्रेंस एग्ज़ाम, है ना, एंट्रेंस एग्ज़ाम वहाँ पे नहीं होता था। अच्छा, प्रवेश का उम्र क्या होता था? तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के लिए उम्र क्या होता था? तो उसके लिए उम्र था 16 वर्ष। कितने वर्ष? 16 वर्ष। 16 वर्ष हो गया तो आप जा कर के तक्षशिला जो शिक्षा केंद्र है, शिक्षा संस्थान है, उसमें आप अपनी पढ़ाई शुरुआत कर सकते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय में एडमिशन करवा सकते थे। और नेक्स्ट बात कि यहाँ पर कोई डिग्री नहीं मिलती थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय में किसी प्रकार की कोई विशेष डिग्री, अभी हम लोग पढ़ते हैं तो 10th क्लास करते हैं तो मैट्रिक की डिग्री, इंटर की डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री, मास्टर की डिग्री, पीजी करते हैं तो मास्टर की डिग्री, बीटेक डिग्री, है ना, एमसीए करते हैं, बीसीए करते हैं तो सबकी डिग्री मिलती है। बैचलर डिग्री, है ना, मास्टर डिग्री, तो इस पर पीएचडी डिग्री, ये सारी डिग्रियाँ वहाँ पे उपाधियाँ नहीं मिलती थी, बस केवल ज्ञान मिलता था, है ना। तो इस प्रकार से ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के विषय में हम लोगों ने समय पे चर्चा किया, स्थान पे चर्चा किया और कुछ विशेषताओं को देखा। जैसे हिंदू एवं बौद्ध का संस्थान था। ये ब्राह्मणवादी शिक्षा व्यवस्था थे। तो वर्ण व्यवस्था 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो उसमें जो ब्राह्मण जो थे उनको वहाँ पे विशेषकर अधिकतर शिक्षा दी जाती थी। ठीक है। नेक्स्ट फिर यहाँ पे बात की हम लोग एंट्रेंस एग्जाम, उसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता था। प्रवेश उस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए कम से कम कितना उम्र होना चाहिए? 16 वर्ष। उसके बाद वहाँ पे कोई डिग्री नहीं मिलती थी। सबसे प्रमुख बिंदु ये है कि ये तक्षशिला विश्वविद्यालय इतना प्रचलित क्यों हुआ? तो प्रचलित इसलिए हुआ, छात्रगण आप ध्यान देंगे, प्रचलित इसलिए हुआ कि ये तक्षशिला वही विश्वविद्यालय है जहाँ पे महर्षि पाणिनि ने, भगवान पाणिनि ने अध्ययन किया था। पाणिनि के विषय में आप लोग पढ़े होंगे और मैं क्लास इसका लिया था। तो पाणिनि जो अष्टाध्यायी के लेखक हैं, जो संस्कृत के पिता जिनको कहा गया है, वो पाणिनि कहीं और से नहीं बल्कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के ही स्टूडेंट रहे हैं। और वहाँ पे स्टूडेंट रह कर के भी ये टीचर बने थे, वहाँ के प्रोफेसर बने थे। वहीं पे पढ़ाने लगे। कौन? पाणिनि। इसीलिए तक्षशिला विश्वविद्यालय भी अपने आप में एक बहुत प्रसिद्ध है।
ठीक है। दूसरी बात, एक और विशेषता, इसको भूलेंगे नहीं, चाणक्य का नाम सुने होंगे, कौटिल्य का नाम सुने होंगे, विष्णुगुप्त का नाम सुने होंगे। ये तीन व्यक्ति नहीं ना होकर के बल्कि एक ही व्यक्ति है। चाणक्य का ही दूसरा नाम कौटिल्य है और चाणक्य का ही दूसरा नाम विष्णुगुप्त है। तो विष्णुगुप्त के विषय में, चाणक्य के विषय में, कौटिल्य के विषय में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि ये चाणक्य कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के जो मंत्री, चंद्रगुप्त जिसने ये वही चाणक्य है, ये वही कौटिल्य है जिसको धनानंद ने अपने साम्राज्य से अपमानित करके भगा दिया, है ना, उसको अपमान करके राज्य दरबार से निकाल दिया। उसी समय चाणक्य अपनी शिखा को, अपनी चोटी को खोल लेता है और ये प्रण ले लेता है कि आज मैं इस सभा में अपनी चोटी खोल करके ये प्रण लेता हूँ कि जब तक मैं इस नंदवंश का नाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगा, है ना। और फिर ये जाकर के चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बनाता है, उसे पढ़ाता है, उसे शक्तिशाली बनाता है और फिर अंततः नंदवंश का नाश करता है, घनानंद का नाश करता है। और इस प्रकार से ये वही चाणक्य है जो तक्षशिला विश्वविद्यालय से अध्ययन किया है। तो इसीलिए तक्षशिला और चाणक्य के द्वारा एक लिखा गया एक ग्रंथ है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, है ना। ग्रंथ क्या है? जिसका नाम है अर्थशास्त्र। यह किस प्रकार का ग्रंथ है? अर्थशास्त्र सुनने में लग रहा है इकोनॉमिक्स नहीं, ये राजनीतिक शास्त्र से बिलोंग है। राजनीतिक, ये पॉलिटी टाइप से पुस्तक है ना, राजनीतिक शास्त्र करके है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चाणक्य और पाणिनि ये तक्षशिला के ही स्टूडेंट थे। चरक एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, एक बहुत बड़े डॉक्टर कह सकते हैं, उस समय के एक बहुत बड़े इंजीनियर थे। ये इंजीनियर कहने का मतलब ये बायोलॉजी के बहुत बड़े ज्ञाता थे। सुश्रुत संहिता, चरक संहिता के विषय में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो चरक और सुश्रुत, ये इनके बारे में अगर आप लोगों ने सुना होगा, हाँ, ये बहुत बड़े डॉक्टर थे ये दोनों, चरक और सुश्रुत। और इनके द्वारा चरक संहिता, सुश्रुत संहिता 2 ग्रंथ लिखा हुआ है जिसमें किस प्रकार से ऑपरेशन करनी चाहिए, कैसे बीमारियों का इलाज करनी चाहिए, कैसे रोगों से मुक्त किया जा सकता है, ये दोनों ग्रंथों में बहुत बारीकी से लिखा हुआ है। तो सुश्रुत, चरक और कौटिल्य, पाणिनि इत्यादि अनेक विद्वान हुए जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के स्टूडेंट रहे हैं, वहाँ के छात्र रहे हैं। इसीलिए तक्षशिला विश्वविद्यालय इस पाठ्यक्रम में रखा गया है। चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया कहने का मतलब ये हुआ कि भारत को समझना है, भारत को जानना है, भारत को पहचानना है कि भारत की इतिहास कैसी है, भारत का इतिहास कैसा है। तो पाणिनि भी अपने आप में भारत का इतिहास है, चाणक्य भी अपने आप में भारत का इतिहास है, कौटिल्य भी अपने आप में भारत का इतिहास है। और चाणक्य जिस विश्वविद्यालय से पढ़ा है उसके बारे में तो हम भारतीयों को जानना चाहिए। पाणिनि ने जहाँ से शिक्षा ग्रहण किया है उसके बारे में तो हमें जानना चाहिए। इसीलिए अंडरस्टैंडिंग इंडिया के सिलेबस में तक्षशिला विश्वविद्यालय ये पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो ये आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखेंगे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय वह यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पे विषय क्या थी, उस समय वहाँ पे पढ़ाई क्या होती थी, है ना, वहाँ पे पढ़ाई क्या होती थी, क्या क्या पढ़ाया जाता था, उस समय का वहाँ सिलेबस क्या था। तो आइए हम सिलेबस पे बात करेंगे। ध्यान देंगे ये बात कब की हो रही है, ये बात 7वीं शताब्दी, 6ठी शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी की लगभग की बात हो रही है। और आप लोग जानते ही होंगे कि पहले अभी जो हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी ये सारी चीज़ें तो अभी पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग तो अभी पढ़ते हैं, अभी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं,
ठीक है। लेकिन पहले जो पढ़ाई होती थी, पहले जो किसी भी गुरुकुल में जो पढ़ाई होती थी उसका एक प्रमुख विषय होता था और वो क्या है, वेद। ध्यान देंगे तो बोल सर ये इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी ये सब कहाँ पार्ट है, वेद में भी सारी चीज़ें, वेद में भी ये सभी चीज़ें हैं। ऐसी बात नहीं कि वेद मतलब पूजा पाठ से रिलेटेड, नहीं, वेद में सब कुछ है, वेद में सब कुछ है। आप लोग एक मूवी देखे होंगे जीनियस, उसमें एक जो कृष्ण शास्त्री एक हीरो जो रहता है वो बोलता है कि मैं वेद 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 का अध्ययन करता है, वो वेदों को अध्ययन करके आईआईटी कॉलेज में टॉपर बन जाता है, तो फर्स्ट रैंक उसी का आता है। तो वो कहता है कि वेदों में क्या नहीं है, सब कुछ है ना। आप एक बार वेदों को पढ़ें, लेकिन आपके पास समय कहाँ है कि आप वेदों का अध्ययन करें। तो सबसे पहले जो विषय होता था वो क्या होता था, ऋग्वेद, सॉरी, पहले जो विषय होता था वो वेद होता था, लोग वेद पढ़ते थे। तो वेद कितने हैं, 4 हैं, कौन कौन, ऋग्वेद। और इसके साथ साथ सबसे प्राचीन वेद कौन है, सबसे प्राचीन वेद अगर कौन है तो वो क्या है, ऋग्वेद। ये क्वेश्चन आया भी होगा, आप लोग ध्यान दें होंगे। प्राचीन वेद अगर है तो वो कौन है, वो ऋग्वेद है, ठीक है, वो ऋग्वेद। दूसरा वेद का नाम क्या है, यजुर्वेद। तीसरा वेद का नाम क्या है, सामवेद। चौथा वेद अथर्ववेद। और सबसे नया वेद कौन सा है, तो वो है अथर्ववेद। नया को लोग बोलते हैं अर्वाचीन, अर्वाचीन, ठीक है। तो अर्वाचीन वेद कौन सा है, अर्वाचीन मतलब नया, सबसे अर्वाचीन वेद कौन सा है, ठीक है। तो आप क्या लगाएंगे आंसर, अथर्ववेद। ध्यान देंगे एक टर्म है वेद त्रयी, तो वेद त्रयी भी पहले पाठ्यक्रम में होता था, वेद त्रयी। तो वेद त्रयी मतलब, त्रयी मतलब 3, और वेद मतलब वेद ग्रंथ। तो वेद त्रयी के अंतर्गत 3 वेद को रखा गया है। वो कौन कौन सा वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ध्यान देंगे अथर्ववेद को वेद नहीं माना जाता है। अथर्ववेद को पहले वेद की संज्ञा नहीं दी जाती थी। पहले मूलभूत रूप से 3 वेद होते थे, वो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये 3 ही वेद होते थे, और इन्हीं तीनों से एक नया वेद को उत्पन्न किया गया। अब इसमें एक नई स्टोरी है, एक लंबी क्लास हो जाएगी इसमें, कि इस अथर्ववेद को आखिर वेद क्यों नहीं कहा गया, और ये तीनों वेद से अथर्ववेद को क्यों निचोड़ तत्वों कहा जाता है। तो ये देखेंगे इसमें जादू टोना, अथर्ववेद में जादू टोना देखने को अधिक मिलता है। तो जादू टोना ही क्यों, इसमें एक लॉजिक है, तर्क है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, कभी अगर वैसा होगा तो हम इस पर एक अलग से एक क्लास हम लेंगे। तो चलिए, ये तो 2 विषय हो गया, वेद होता था और वेदत्रयी होता था। एक विषय है वेदांग, वेदांग भी सिलेबस में पहले होता था। वेदांग, वेदांग मतलब वेद जोड़ अंग, वेदांग मतलब वेद प्लस अंग बराबर वेदांग। तो वेदांग का मतलब क्या हुआ, वेद के जो अंग हैं, वेद प्लस अंग बराबर वेदांग, वेद जोड़ अंग बराबर वेदांग। तो वेदांग, पहले वेद पढ़ने से लोग वेदांग पढ़ते थे। वेद के छह अंग हैं। वेदांग कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार से। तो पहला होता है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। छंद आप लोग पढ़े होंगे, निरुक्त ज्योतिष शास्त्र, जिसमें ज्योतिष विद्या जैसे किसी का भविष्य देखना हो तो पहले ज्योतिष विद्या का भी ज्ञान होता था। व्याकरण तो आप जान ही रहे हैं, ग्रामर जो पाणिनि के द्वारा लिखा गया एक व्याकरण ग्रंथ, अष्टाध्याय। निरुक्त ग्रंथ होता था, ये निरुक्त ग्रंथ एक प्रकार के वैदिक व्याकरण टाइप से होता है। ये भी एक व्याकरण टाइप से ही होता है, लेकिन व्याकरण नहीं होता है। कल्प, इसमें यज्ञ इत्यादि के बारे में वर्णन है। शिक्षा, अब शिक्षा में शिक्षा क्या है, शिक्षा किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें वर्णन है वेदांगों में। तो वेदांग के 6 पाठ हैं, वेदांग 6 हैं, वेद के 6 अंग हैं जिसे वेदांग कहा गया, और वो है शिक्षा, कल्प। शिक्षा में ये बताया जाता है कि वर्ण किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें, उच्चारण स्थान इत्यादि शिक्षा में पढ़ा जाता है। कल्प, यज्ञ इत्यादि के विषय में। व्याकरण में तो आप जान ही रहे हैं, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष शास्त्र, ये सारी चीज़ें
पढ़ाई होती थी। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय का जो पाठ्यक्रम में वेदत्रयी और वेदांग भी रखा जाता है, वेदांग की भी पढ़ाई होती है। 18 प्रकार के पुराण के लेखक वेद व्यास, पुराण के लेखक कौन है? वेद व्यास है। तो 18 प्रकार के जो पुराण हैं, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, भागवत पुराण, है ना, गरुड़ पुराण, मार्कंडेय पुराण, तो ये 18 पुराण जो है, नारद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ये 18 प्रकार के पुराण है। तो 18 प्रकार के पुराणों को भी रखा जाता था सिलेबस में। तो तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है वहाँ पे ये हो गया। खगोल विज्ञान होता था, कृषि शास्त्र जो है, और वाणिज्य, कॉमर्शियल नॉलेज भी दिया जाता था। सर्पदंत चिकित्सा, एक पाठ्यक्रम में सर्पदंत चिकित्सा, सर्प मतलब सांप, दंत दांत है ना, चिकित्सा, अगर किसी को सांप काट लिया तो उस सांप को कैसे, सांप से जो झाड़ना फूंकना, जो तांत्रिक विद्या जो है, वो सारी चीज़ें पाठ्यक्रम में रखा जाता था। अभी भी है सर्पदंत चिकित्सा, अभी भी है। लोग पहले सांप किसी को काटता है तो लोग जो झाड़ने फूंकने जानता है लोग उसके पास ले जाते हैं। और एक विषय में रखा जाता था स्मृति ग्रंथ है, क्या है? स्मृति ग्रंथ, ये भी एक विषय में रखा जाता था। स्मृति ग्रंथ आप लोग नाम सुने होंगे, मनुस्मृति का नाम सुने होंगे आप लोग, मनुस्मृति, ठीक है। फिर नाम सुने होंगे याज्ञवल्क स्मृति, याज्ञवल्क स्मृति। तो ये सारी चीज़ें पाठ्यक्रम में रखा जाता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने तक्षशिला विश्वविद्यालय पे क्या क्या चर्चा की है, तो चर्चा की है उसको आप लोगों ने, अगर आप अपडेट हैं, अगर ध्यान से अगर आप सुने होंगे तो बिल्कुल ये समझ में आएगा। तो सबसे पहली बात कि हम सबसे पहले इसमें हम लोगों ने सिलेबस पे चर्चा किया कि तक्षशिला विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम क्या क्या होता था, उसमें क्या क्या पढ़ाई होती थी, उन सभी चीज़ों के विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया। उसके बाद हम आएंगे, हाँ, इसके सामान्य परिचय में विश्व का प्रथम शिक्षा संस्थान था, ब्रह्मवादी शिक्षा केंद्र था, प्रथम शिक्षा केंद्र था, ब्रह्मवादी शिक्षा केंद्र था। फिर इसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होती थी, प्रवेश का उम्र 16 वर्ष, डिग्री नहीं मिलती थी। इनमें यहाँ पे कौन कौन पढ़ते थे, है ना, ये हिंदू और बौद्ध के लिए प्रमुख स्थान था। ये अब फिलहाल ये पाकिस्तान में है, समय के बारे में भी जिक्र कर लिए। और सबसे ये बहुत लोग ये बात, बहुत सारी पुस्तकों में ये वर्णन है कि राम भगवान के जो भाई भरत हैं, भरत हो तो भाई जैसा, ये वही भरत है ना, ये वही भरत है, राम के भाई। तो राम के भाई भरत का पुत्र का नाम है तक्ष, और कहा जाता है कि तक्ष ने तक्षशिला जो शिक्षा संस्थान का शुरुआत यही भरत के पुत्र तक्ष ने किया था, इसीलिए इसका नाम तक्षशिला पड़ा। तो आज के क्लास में हम लोगों ने तक्षशिला विश्वविद्यालय पे चर्चा की है। अगर आप इस क्लास में ध्यान से सुने होंगे तो ध्यान देंगे, अगर ये आएगा तो आप इस लेक्चर के थ्रू से आराम से सारी चीज़ें, सारा जो विषय वस्तु है, जो भी परेशानी है, वो आपकी परेशानी, आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो गया होगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो शुभ रात्रि, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ध्यान से देख लेंगे, और अंडरस्टैंडिंग इंडिया की जो परीक्षा होगी, अगर ये क्वेश्चन आता है तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ भी प्रश्न आता है, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय का रूपरेखा निरूपण करें। तक्षशिला विश्वविद्यालय अगर लिख देगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय पर एक निबंध लिखें। तक्षशिला विश्वविद्यालय का सिलेबस का पाठ्यक्रम का वर्णन करें, तक्षशिला विश्वविद्यालय का वर्णन करें, है ना। तक्षशिला एक प्राचीन शिक्षा संस्थान है की विवेचना करें, ऐसे कुछ प्रश्न आता है, तो आप ये सारी चीज़ें पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं रखते हैं। शुभ रात्रि।